प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का इस YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निदर्शन विधि के प्रकारों को समझेंगे। इससे पूर्व हम दो अन्य वीडियो में निदर्शन विधि के प्रकारों को समझ चुके हैं। आज इस निदर्शन विधि के प्रकारों का भाग थर्ड हम पढ़ेंगे, जिसमें हम संभाविता देव निदर्शन के अंतर्गत आने वाली विधियों में शामिल स्तरीकृत देव निदर्शन तथा अन्य देव निदर्शनों या अन्य महत्वपूर्ण निदर्शनों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लें। निदर्शन विधि के प्रकार, उससे पहले हम ये जानने कि निदर्शन होता क्या है। हालांकि हम इसके बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं और पार्ट 1 में तो हम इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं कि निदर्शन क्या है, निदर्शन की क्या क्या विशेषताएं हैं, निदर्शन के गुण क्या हैं, निदर्शन के दोष क्या हैं। इन बातों को हम पहले ही पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं या समझ चुके हैं। और पार्ट 2 में हमने सरल देव निदर्शन और उसकी विधियों के बारे में पढ़ा था। तो देखें, निदर्शन का मतलब क्या है। निदर्शन का सीधा सा मतलब होता है उत्तरदाताओं का चयन करने वाली विधियां, या निदर्शन की विधियां का मतलब है अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं का चयन करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वे विधियां निदर्शन की विधियां कहलाती हैं। तो समग्र में से कुछ इकाइयों का अध्ययन करने के लिए या कुछ इकाइयों को प्रतिनिधि के रूप में चुनना निदर्शन कहलाता है। समग्र का या संपूर्ण इकाइयों का या सभी इकाइयों का हम अनुसंधान के अंतर्गत चयन नहीं कर सकते या सभी से हम तथ्यों का संकलन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारे समय, श्रम और धन तीनों ही चीज़ों की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए हम एक समग्र में से कुछ प्रतिनिधियों को अपने अध्ययन के लिए चुन लेते हैं और वो प्रतिनिधि ही निदर्शन कहलाते हैं। निदर्शन बहुत बड़े समूह का एक छोटा ऐसा प्रतिनिधि होता है जिसमें उस संबंधित समूह के सभी गुण, विशेषताएं या लक्षण पाए जाते हैं। तो सीधा सा मतलब है, समग्र में से या संपूर्ण इकाइयों में से कुछ इकाइयों को अपने अध्ययन के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा चुनना निदर्शन कहलाता है। और इसके लिए जिन विधियों का प्रयोग जिन विधियों का प्रयोग अनुसंधानकर्ता करता है वे विधियां निदर्शन की विधियां कहलाती हैं। निदर्शन की जो विधियां हैं उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, संभाविता निदर्शन और असंभाविता निदर्शन। तो संभाविता निदर्शन की भी 3 विधियां हैं, सरल देव निदर्शन, सीमित या स्तरीकृत देव निदर्शन, बहुस्तरीय या अन्य देव निदर्शन। इसके अंतर्गत संभाविता देव निदर्शन की विधियों के अंतर्गत हम सरल देव निदर्शन की विशेषताएं, उसके गुण, उसके दोष और सरल देव निदर्शन के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं उसका अध्ययन हम अनुसंधान निदर्शन विधि के प्रकार भाग 2 में पढ़ चुके हैं। अब हम सीमित या स्तरीकृत देव निदर्शन और अन्य देव निदर्शनों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें सीमित या स्तरीकृत देव निदर्शन। सीमित या स्तरीकृत देव निदर्शन में इकाइयों का चुनाव स्वतंत्र रूप से नहीं होता। इसमें क्या करते हैं, हम समग्र की सभी इकाइयों को पहले क्रमबद्ध करके कुछ वर्गों या श्रेणियों में बांटकर उनमें से निदर्शन का चुनाव किया जाता है। यानी सीमित और स्तरीकृत देव निदर्शन के अंतर्गत सभी इकाइयों को पहले क्रमबद्ध कर लिया जाता है और उन्हें कुछ विधियों में या कुछ श्रेणियों में बांट दिया जाता है। तत्पश्चात उन वर्गों या श्रेणियों में से यानी कि कुछ वर्गों या श्रेणियों में बांटा जाता है और उन वर्गों या श्रेणियों में से ही हम निदर्शन का चुनाव करते हैं।
सीमित देव निदर्शन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, या सीमित देव निदर्शन के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, नियमित अंकन विधि और वर्गीकृत देव निदर्शन विधि। अब इन दोनों विधियों के बारे में हम थोड़ा सा समझ लें। नियमित अंकन विधि सभी इकाइयों को विशेष ढंग, काल या स्थान के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। नियमित अंकन विधि में, नियमित अंकन विधि में सबसे पहले हम सभी इकाइयों को विशेष ढंग से, विशेष काल अनुसार या विशेष स्थान के अनुसार पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम यह निश्चित करते हैं कि हमें इकाइयाँ कितनी लेनी है, या हमें निदर्श इकाइयों का कितनी इकाइयों का हमें चयन करना है। एक इकाई से दूसरी इकाई के मध्य एक निश्चित संख्यात्मक दूरी तय कर दी जाती है। जैसे कि मान लो समग्र इकाइयों की संख्या 100 है, तो उन्हें सभी को 1 2 3 4 करके 100 तक स्थान दे दिए जाते हैं। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसमें से जितनी इकाइयाँ हमें लेनी हैं, मान लो कि हमें इकाइयाँ लेनी है 10, तो हम एक निश्चित संख्या या निश्चित अंतराल में इकाइयों का चयन कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक ले लिया इकाई नंबर 5, उसके बाद मैंने लिया 15, फिर उसके बाद पहले हम इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से लिख लिया हमने, उसके बाद में हमने 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95 ऐसे करके हमने 10 विधियों का 10 निदर्शन इकाइयों का चुनाव कर लिया, एक निश्चित अंतराल के बाद में किया हमने। तो इतना समझ में आया आप लोगों के? यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाइयों को विशेष ढंग, काल और स्थान के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद में संख्या निश्चित कर लेते हैं कि हमें कितनी इकाइयाँ लेनी है। तत्पश्चात हम उन इकाइयों में से एक निश्चित अंतराल के बाद में निदर्शन की इकाइयाँ चुन लेते हैं। तो ये विधि तो है नियमित अंकन विधि। इसके बाद में आती है दूसरी है वर्गीकृत देव निदर्शन विधि। वर्गीकृत देव निदर्शन जो विधि है, यह सरल देव निदर्शन, जिसके बारे में हम भाग 2 में पढ़ चुके हैं, और सविचार देव निदर्शन यानी कि विचार सहित निदर्शन का मिश्रित रूप है। सविचार देव निदर्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सर्वप्रथम समग्र को विचार पूर्वक वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि समग्र को अनेक वर्गों में, कई वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। फिर प्रत्येक वर्ग में से एक निश्चित संख्या में देव निदर्शन विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है। सबसे पहले क्या किया हमने, समग्र को विचारपूर्वक यानी सोच करके अनेक वर्गों में विभाजित कर दिया, और उन वर्गों को, जिन वर्गों में हमने विभाजित किया है, वो उनकी विशेषताओं के आधार पर किया है। फिर सभी में से एक निश्चित संख्या में हमने निदर्शन की इकाइयों को चुन लिया, यही वर्गीकृत देव निदर्शन है। इस विधि का प्रयोग, किसका, स्तरीकृत देव निदर्शन विधि का प्रयोग तभी किया जाता है जब समग्र की सभी इकाइयां सजातीय ना हो, यानी कि अलग अलग इकाइयां हों, फिर उनको अपनी अलग अलग विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट लिया जाता है, कई वर्गों में रखा जाता है। प्रत्येक वर्ग में से एक निश्चित मात्रा में निदर्शन का चुनाव किया जाता है। तो ये तो है वर्गीकृत, यानी अनेक वर्गों में वर्गीकृत करना, फिर उसमें से इकाइयों का चुनाव करना, क्या कहलाता है, कौन सी विधि है, वर्गीकृत देव निदर्शन विधि। इसके बाद में हमने देखा था कि संभाविता देव निदर्शन के अंतर्गत 3 विधियां थी। सरल देव निदर्शन, उसके बाद था नंबर 2 सरल देव निदर्शन के बाद सीमित देव निदर्शन। सीमित देव निदर्शन में 2 विधियां हमने पढ़ी, स्तरीकृत देव निदर्शन और वर्गीकृत देव निदर्शन, नियमित अंकन विधि और वर्गीकृत देव निदर्शन। तत्पश्चात अब हम संभाविता देव निदर्शन के अंतिम प्रकार बहुस्तरीय या अन्य देव निदर्शनों को पढ़ते हैं या उनका समझने का प्रयास करते हैं। देव निदर्शन के अन्य प्रकार इस प्रकार हैं, बहुस्तरीय निदर्शन, पुनरावृत्ति निदर्शन, क्षेत्रीय निदर्शन और अनियमित अंकन प्रणाली। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं बहुस्तरीय निदर्शन। बहुस्तरीय निदर्शन का जो प्रयोग है वह बहुत बड़े समूह से निदर्शन निकालने के लिए किया जाता है।
यानी कि बहुत बड़ा समूह हो, उसमें से हम जब निदर्शन निकालने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो है बहुस्तरीय निदर्शन विधि। इस विधि में निदर्शन का चुनाव कई स्तरों के चुनाव के बाद किया जाता है या कई स्तरों से गुजरने के बाद किया जाता है, इसलिए इसे बहुस्तरीय निदर्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले समग्र को अनेक वार्डों क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, उसके बाद उसको भी अनेक घरों में परिवारों में बांट लिया जाता है, फिर सदस्यों में बांट लिया जाता है, फिर उसमें से निदर्शन का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार से हमने क्या किया, अनेक स्तरों में बांट करके फिर हमने निदर्शन का चुनाव किया। ठीक है। इसके बाद में आता है पुनरावृत्ति निदर्शन। अनेक बार ऐसा होता है कि पहली बार में जो चयनित निदर्शन विधि उत्तरदाता या निदर्शन इकाइयाँ हमने चुनी हैं, उनसे वांछित या आवश्यक परिणाम हमें प्राप्त नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में उत्तर अनुसंधानकर्ता क्या करता है कि वह निदर्शन कार्यों को एक से अधिक बार करता है, इसलिए इस प्रकार के निदर्शन को पुनरावृत्ति निदर्शन के नाम से जाना जाता है। इसे बहु निदर्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक बार निदर्शन चुन लेने के बाद में अगली बार पुनः दोबारा से निदर्शन का चुनाव किया। ठीक है। इसके बाद में आता है क्षेत्रीय निदर्शन। इस विधि में क्या होता है कि समग्र को पहले छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, उसके बाद संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि इसमें इकाइयों का एक समूह का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे संभाग निदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है अनियमित अंकन प्रणाली। इस विधि में निदर्शन का चुनाव करने के लिए पहले जो समग्र है हमारा, यानी कि जो संपूर्ण क्षेत्र है, उससे की समस्त इकाइयों की एक सूची बना लेते हैं। उसके बाद प्रथम और अंतिम अंक को जोड़कर शेष इकाइयों की सूची में से निर्धारित मात्रा में अनियमित ढंग से इकाइयों पर निशान लगा दिया जाता है कि जैसे मान लो 100 छात्रों में से या 100 लोगों में से हमें 10 लोगों का चुनाव करना है, तो पहले 1 से 10, 10 से 20, 30 से 40 और इसी प्रकार अनेक वर्गों में विभाजित कर जिस एक इकाई पर सही का निशान लगा लेते हैं प्रत्येक वर्ग में से। 1 से 10 में कोई एक ले लिया, 11 से 20 में कोई एक ले लिया। ऐसा नहीं है कि निश्चित अंतराल में लें। अगर निश्चित अंतराल में लेंगे तो फिर नियमित अंकन प्रणाली हो जाएगी, लेकिन जब हम निश्चित अंतराल में नहीं लेंगे तो वो नियमित की जगह अनियमित अंकन प्रणाली होगी। और इस विधि का प्रयोग अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में उत्तरदाताओं के चयन के लिए करता है। यह संभाविता देव निदर्शन इसलिए है क्योंकि इसमें सभी के चुने जाने की संभावना बराबर होती है, क्योंकि उत्तरदाता को ये पता नहीं है कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा अनुसंधानकर्ता को ये पता नहीं होता कि कौन सा उत्तरदाता किस नंबर पे बैठा है या किस नंबर पे किस उत्तरदाता का नाम है। वह अपने विवेक से ऐसे ही कोई भी 10 में से एक ले लिया, 11 से 20 में से एक ले लिया, जैसे 10 में से एक मान लो 2 नंबर ले लिया, 11 से 20 में से 16 नंबर ले लिया, तो नियमित अंतराल नहीं होता। इसलिए इस प्रणाली को अनियमित अंकन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमने निदर्शन विधि के प्रकार पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंतर्गत जो संभाविता निदर्शन है उसे पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। अब आगे के वीडियो में हम असंभाविता निदर्शनों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।